नमस्कार। देश न्यूज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। शिकंजे में आतंकी, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उस आतंकी की उन गतिविधियों को लेकर जिसे एटीएस ने पकड़ा है। अब जो आतंकी है फैजान, वो एटीएस के शिकंजे में है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। 4 दिन पहले मध्य प्रदेश एटीएस का एक बड़ी कामयाबी उसे मिली, हाथ लगी। एटीएस टीम ने खंडवा से एक आतंकी फैजान को गिरफ्तार किया, जिसकी गतिविधियों पर एटीएस की लंबे समय से नजर थी। फैजान मध्य प्रदेश में बड़े आतंकी हमले की प्लानिंग कर रहा था। इससे पहले कि आतंकी फैजान अपने मंसूबों में कामयाब होता, एटीएस ने उसे पहले ही धर दबोचा है। लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। आज 5 दिन की जो उसकी रिमांड थी वो पूरी हो रही है और अब एटीएस और कोर्ट से और मांग करेगा कि उसको और रिमांड की इजाजत दी जाए और रिमांड को बढ़ाया जाए। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी फैजान की गिरफ्तारी एटीएस के लिए किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। फैजान की गिरफ्तारी के बाद अब लगातार एटीएस उससे पूछताछ कर रही है, जिसमें हर दिन नए खुलासे भी हो रहे हैं। 4 जुलाई को जब खंडवा से एटीएस ने फैजान को गिरफ्तार किया, उस समय उससे 5 जिंदा कारतूस, 4 फोन, 1 पिस्टल व अन्य दस्तावेज व सामग्री बरामद की गई, जिसके जरिए कहीं न कहीं वो आतंकी ट्रेनिंग दे रहा था, खास तौर पर उन नए लड़कों को। ये भी कहा जा रहा है कि फैजान इन लड़कों को ट्रेंड कर आतंकी गतिविधियों के लिए प्रेरित कर रहा था। गिरफ्तारी के बाद यह भी खुलासा हुआ है कि उसके निशाने पर सुरक्षा बलों के कई जवान और अधिकारी निशाने पर थे। वो एमपी में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। वो मालवा निमाड़ की जमीन को आतंक का अड्डा बनाने की रणनीति पर काम कर रहा था। इसके लिए उसके संपर्क देश और देश के बाहर, खास तौर पर बैठे अपने आकाओं से था। यहां सवाल उठता है कि आखिर कौन है फैजान। हम ये भी आपको बताते चलते हैं। फैजान प्रतिबंधित संगठन इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ था। इसके साथ ही वह प्रतिबंधित स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के लोगों के भी संपर्क में था। गिरफ्तारी के बाद फैजान पर गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है और जिस तरह से खंडवा में उसकी गिरफ्तारी हुई है और खंडवा में ही वो रहता है, यानी कि खंडवा में उसका परिवार है और वहीं से वो इस तरह का मूवमेंट चला रहा था। आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन आईएम के संदेही फैजान शेख ने पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। इंडियन मुजाहिदीन सहित देश विरोधी गतिविधियों में शामिल आतंकियों के नंबर सर्च करता था। उसके मोबाइल में कई बड़े अधिकारियों के फैमिली फोटो भी मिले हैं। बच्चों का मजहबी कट्टरपंथ के नाम पर फैजान ब्रेन वॉश किया करता था, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया। आरोपी फैजान ने एटीएस की पूछताछ में बताया कि वह मोहल्ले के बच्चों का मजहबी कट्टरपंथ के नाम पर ब्रेन वॉश करता था। कश्मीर और आतंकियों से जुड़े स्लोगन लिखकर नाबालिग बच्चों को पढ़ाता था, जिसके दस्तावेज, जिसका जिक्र मैंने पहले किया है, वो दस्तावेज भी मिले हैं। अब आते हैं उस बिंदु पर जिस पर फैजान का खास फोकस था। 30 और 31 अक्टूबर 2016 की दरमियानी रात भोपाल की सेंट्रल जेल से सीबी के 8 आतंकी भागे थे। आतंकियों ने
जेल ब्रेक करते समय कांस्टेबल रामशंकर की हत्या कर दी थी और चादरों की रस्सी के सहारे जेल से वो फरार हुए थे। लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से ये सभी आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके। 4 घंटे के भीतर ही ये सभी 8 आतंकियों को पुलिस ने ढेर कर दिया। ये सभी भोपाल के ईट खेड़ी गांव के जंगल में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं। ये तमाम जो चीजें हैं वो आतंकी फैजान से जुड़ी हुई हैं। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं कुछ बयान। एटीएस चीफ डॉक्टर आशीष ने क्या कुछ किया कहा, जो चश्मदीद हैं उन्होंने क्या कुछ किया, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है। हालांकि जिस तरह से डॉक्टर मोहन यादव ने इस पूरे मामले में खुशी जाहिर की है और एटीएस की पीठ भी थपथपाई है। आज कुछ जो वर्जन है इससे जुड़े हुए पहले हम वो आपको सुनवाते हैं। तो दरवाजा खटखटाया उन्होंने, तो उसकी दादी ने दरवाजा खोली तो उसको धक्का दे दिया और अंदर घुस गए। और फिर वो बच्चा खड़ा था उसको पकड़ा और बाहर ले लिया। वो दादी पूछ रही भैया कौन हो क्या हो, तो बोला आप हमको कॉपरेट करो। और पूरे घर को कपड़ा लत्ता सब फैला दिया और नए पुराने मोबाइल सब ले गए उनके। और कहाँ ले जा रहे हैं क्या लगा रहे हैं कुछ नहीं बोला। कैसे मेरे बाहर तो 4 ही जवान वो खड़े थे ड्रेस में, और 4 से 5 जने सिविल में अंदर घुसे थे। आज सुबह हमारे पास रिलायबल इनपुट ये आया था कि एक व्यक्ति है जो कि इंडियन मुजाहिदीन के आइडियोलॉजी से प्रभावित है और कोई बड़ा अटैक प्लान कर रहा है। इस पे हम लोग वर्क कर रहे थे और इसी बैकग्राउंड में आज सुबह एक आतंकी फैज़ान पिता हनीफ शेख, जिनका उम्र 34 वर्ष है और ये कंजर मोहल्ला खंडवा का रहने वाला है, इसे गिरफ्तार किया गया है। यूएपीए के अन्य विभिन्न धाराओं में इन्हें गिरफ्तार किया गया है और इससे भारी मात्रा में आईएसआई, आईएस एवं अन्य आतंकी संगठन के जो जिहादी लिटरेचर होते हैं ये जब्त किया गया है। 4 मोबाइल फ़ोन, 1 पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, साथ ही साथ सिमी संगठन के सदस्यता के जो फॉर्म्स हैं वो भी इनसे मिले हैं। इनके कब्जे में जो मोबाइल और डिजिटल डिवाइसेस मिली हैं उनसे हम लोगों के पास कई फ़ोटो और वीडियो इंडियन मुजाहिदीन, आईएसआईएस, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा आदि संगठनों के वीडियोस मिले हैं, फ़ोटोज़ मिले हैं। और अभी हमारी इस पे तहकीकात जारी है। आतंकवाद की किसी भी घटना के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार बहुत सजग है और सतर्क है। पुलिस भी बहुत सतर्क है। मैं पुलिस को बधाई देना चाहूंगा। खंडवा के एक दुर्दांत आतंकवादी को पकड़ने की एक बड़ी कार्रवाई हुई है और इस अवसर पर ये बताना चाहूंगा मध्य प्रदेश शांति का टापू है। यहाँ किसी प्रकार की ऐसी घटनाओं के लिए कोई जगह नहीं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के दुश्मनों से निपटने के लिए पूरा प्रदेश और पूरा देश इस सन्नद्ध है और यही कारण है कि खंडवा के एक बड़े घटना घटने से रोकी है। और उम्मीद करूंगा कि ऐसे किसी भी घटनाओं में सरकार सजगता के साथ अपनी भूमिका अदा करेगी और प्रशासन, पुलिस सभी व्यवस्था में तालमेल कराते हुए सभी घटनाओं में हम निपटने में इसी प्रकार से सतर्क और सजग रहेंगे। तो बिल्कुल मध्य प्रदेश शांति का टापू है, जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कह रहे हैं, या फिर जिस तरह से एटीएस चीफ डॉक्टर आशीष कह रहे हैं कि किस तरह से गतिविधियों में फैजान संलिप्त था। और इस वर्जन के पहले जिस बात पर हम चर्चा कर रहे थे कि सिमी के जो 8 आतंकी जेल ब्रेक कर भागे थे और उन्हें फिर मार गिराया गया और उसी के बाद एमआई का पकड़ा गया फैजान बस इसी का बदला लेने की फिराक में था, जिसके लिए वो लंबे समय से तैयारी भी कर रहा था। इसका खुलासा एटीएस पूछताछ में हुआ क्योंकि जांच में उसके मोबाइल पर आर्मी और पुलिस के कई बड़े अधिकारियों के फैमिली फोटो मिले हैं। यानी कि पूरी तहकीकात इसके लिए वो कर रहा था और जब उसको मौका मिलता तो वो घात लगाकर अपने मंसूबों को अंजाम देता। उसने एटीएस से कहा कि उसका एक ही
मकसद था सुरक्षा बल और उसके परिजन को नुकसान पहुंचाना। वो इसके लिए कश्मीर, पठानकोट, मुंबई और दिल्ली भी गया और वहां जाकर सुरक्षा बल के ठिकानों की रैकी भी कर चुका था। पिछले 3 साल में 14 बार इस शहरों में आर्मी एरिया की उसने रैकी की। इसके साथ ही फैजान को पकड़े जाने का भी डर नहीं था, साथ ही उसके अटैक का प्लान भी एडवांस था। आरोपी फैजान ने खुलासा किया कि बदला लेने के लिए उसने लॉन वुल्फ अटैक प्लान तैयार कर रखा था, यानी कि पूरी तरीके से एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ वो अपने कारनामों को अंजाम देने की फिराक में था। इसके लिए पिस्टल और कारतूस भी खरीदे। उसने एटीएस अधिकारियों से कहा कि एक भी सुरक्षा बल को नुकसान पहुंचाने में वो कामयाब हो जाता तो खुद को खुश नसीब मानता। आप समझ सकते हैं उसके इरादे क्या थे, आप समझ सकते हैं कि उसकी मंशा क्या थी, क्योंकि फैजान पूरी तरीके से बेखौफ था। उसे पकड़े जाने या जान जाने की फिक्र बिल्कुल भी नहीं था। वो इंटरनेट पर अधिकांश समय आतंकी ट्रेनिंग कैंप के वीडियो और उनके काम करने के तरीकों को सर्च करता था। एटीएस को उसके मोबाइल पर इसके भी सबूत मिले। आरोपी फैजान ने पिछले 7-8 महीनों से खुद को समाज से अलग कर लिया था। उसने किसी भी प्रकार के आयोजन और कार्यक्रम में जाना बंद कर दिया था। हालांकि इस बीच उसने कई बार 2016 में एनकाउंटर में मारे गए, जिनका जिक्र मैंने पहले किया, सिमी आतंकियों के परिजनों से मुलाकात की। उसने पूछताछ में उन परिवारों को करीबी भी बताया, साथ ही वो इन परिवारों की आर्थिक मदद भी करता था। इतना ही नहीं, फैजान के तार देश के अलग अलग स्थानों से जुड़े रहे हैं। उसने पश्चिम बंगाल की जेल में बंद आतंकी रकीब से मुलाकात भी की थी। वो देश के कई राज्यों में भ्रमण भी कर चुका है। एक विदेशी आतंकी संगठन से संपर्क रहने की जानकारी भी उसने एटीएस को दी है। पैसे से मैकेनिक फैजान की फंडिंग कनेक्शन की को एटीएस खंगाल रही है कि आखिर फंडिंग कहां से आ रही थी, साथ ही उसके संबंध किन किन आतंकियों से थे, यह भी पता लगाया जा रहा है कि जांच में रकीब की गिरफ्तारी के बाद फैजान एक्टिव बोर्ड में कैसे आया। वो ऐसा भी एक्टिव नहीं था जिससे वो पहचान में आ जाए। पश्चिम बंगाल में बंद रकीब से जब फैजान मिला, उसके भी प्रमाण जांच में मिले हैं। तो ये तमाम सारी जो चीजें हैं, उससे लगता है कि फैजान सिर्फ अकेला नहीं है। फैजान के जो तार हैं वो अलग अलग जगहों पर जुड़े हैं। वो तार देश में भी हो सकते हैं, वो तार विदेश में भी हो सकते हैं, वो तार पाकिस्तान में भी हो सकते हैं। और इसीलिए लगातार जो एटीएस है वो जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे एडिटर सूरज पाठक जी हमसे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सूरज जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं फैजान के मंसूबों की, हम बात कर रहे हैं एटीएस ने जिस तरह से खंडवा से उससे पकड़ा, लगातार रिमांड पर लिया, आज रिमांड पूरी हो रही है और एटीएस आज कोर्ट से रिमांड अवधि बढ़ाने को लेकर अपील करेगी। वो कह रही है क्योंकि अभी और पूछताछ करना है। सवाल इस बात को लेकर सूरज जी, जिस तरह की फैजान की जो चीजें हैं वो अपने दर्शकों को बताइए, क्या लगता है कि सिर्फ फैजान ही अकेला इस तरह की मंसूबे लिए होगा या फिर इसके जो तार हैं देश और विदेशों में या पाकिस्तान में भी हो सकते हैं? सूरज जी। राजेश जी, बिल्कुल आपने कहा कि ये जो अकेला नहीं हो सकता है, क्योंकि हम बात करें कि मध्य प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने जब प्रतिबंधित आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी फैजान को गिरफ्तार किया है खंडवा से, और जैसा आपने बताया भी कि आज रिमांड खत्म होने वाली है, रिमांड बढ़ाने के लिए कोर्ट में पेश किया जाना है। लेकिन इस बीच में जो बातें फैजान के माध्यम से सामने आई हैं कि 8 साल पहले भोपाल में एनकाउंटर हुआ था जिसमें 8 सिमी आतंकी मारे गए थे
और इस एनकाउंटर की यादें अभी धुंधली नहीं हुई हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि बहुत समय बात की नहीं है, लेकिन ये 8 साल हो चुके हैं जब जेल से फरार होने वाले 8 सिमी आतंकियों का एनकाउंटर हुआ था। तो इसने पूछताछ में इस बात को स्वीकार किया है कि ये उन सिमी आतंकियों के परिजनों की आर्थिक मदद करता था। ये इससे इसके मंसूबे साफ होते हैं। तो दूसरी बात यह है कि पश्चिम बंगाल की जेल में जो एक आतंकी बंद है जिसका नाम रकीब है जी। उससे इसने मुलाकात की है और देश के कई राज्यों में घूम चुका है। एक विदेशी आतंकी संगठन से संपर्क में रहने की जानकारी भी उसने एटीएस को दी है। हालांकि मैं बताना चाहूंगा कि ये मैकेनिक है, फैजान पेशे से मैकेनिक है। इसका जो फंडिंग कनेक्शन है वो बंगाल से खोजा जा रहा है और इसके सहयोगों के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कि रकीब की जब गिरफ्तारी हुई थी, रकीब की गिरफ्तारी के बाद रकीब पश्चिम बंगाल में है, इस समय जेल में है और उसकी गिरफ्तारी के बाद फैजान एक्टिव हुआ था। हालांकि वह ऐसा एक्टिव नहीं था जिसकी पहचान हो सके। वह पश्चिम बंगाल की जेल में जो बंद है रकीब उससे मिलने पहुंचा और जेल की रिकॉर्ड में इस बात के प्रमाण मिले हैं। और जैसा कि मैंने उल्लेख किया कि भोपाल में जो सिमी के आतंकी थे, सिमी के जो लोग थे जिनका एनकाउंटर किया गया था, उनके बीच कई महीनों के बीच में रकम पहुंचाता रहा। हालांकि वो रकम बहुत बड़ी नहीं थी, मामूली रकम थी, लेकिन बीच बीच में उनके परिजनों को रकम दिया करता था। यहाँ एक बात का और जिक्र जरूरी है कि फैजान जो है वो उसकी जब मोबाइल की इंटरनेट हिस्ट्री देखी गई तो उसमें उसने कई बार मतलब सैकड़ों बार बम बनाने के अलग अलग तरीकों को सर्च किया है अपने मोबाइल पर, गूगल पर और यूट्यूब पर वो सर्च करता था। हालांकि विदेशों से इसके जो संगठन के जो विदेशी संगठन है, आतंकी संगठन है, उनसे इसका जो क्या संपर्क है उसकी जांच की जा रही है। यहाँ मैं बताना चाहूंगा आपको कि सबसे पहले बंगाल एटीएस की ये नजर में आया था, क्योंकि ये जब रकीब से मिलने वहां पहुंचा तो एटीएस की नजर में आया और मध्य प्रदेश की एटीएस को इसका इनपुट दिया गया। तभी से इसकी निगरानी की जा रही थी और उसके बाद में फेसबुक पर आतंकवादियों का प्रचार और प्रसार करने से एटीएस का शक जो था वो यकीन में बदल गया। हालांकि जब उसके मोहल्ले वाले से जानकारी जुटाई तब पता चला कि परिजनों को लेकर के मोहल्ले वाले तक इसका बायकॉट कर चुके हैं और ये किसी से रिश्ता रखना पसंद नहीं करता। बिल्कुल सूरज जी, बेहतर बात आप कर रहे हैं। दो चीजें हैं, अगर फैजान से जब एटीएस ने पूछताछ की, कहीं ना कहीं वो बच्चों को, क्योंकि उसके पास में जो साहित्य मिला है, कहीं ना कहीं वो बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा था, बच्चों को आतंकी बनाने की वो ट्रेनिंग दे रहा था। लेकिन पकड़े जाने के बाद जिस तरह से उसने कहा एटीएस से कि उसको पकड़े जाने का डर नहीं था, उसको मारे जाने का डर नहीं था, और अगर वो अपने मंसूबों में कामयाब हो जाता तो उसको सबसे ज्यादा खुशी होती। ऐसे में सूरज जी ये लगता है कि कहीं ना कहीं फैजान का भी माइंड वॉश किया गया है, कहीं ना कहीं फैजान के ऐसे कनेक्शन रहे हैं जिसके जरिए फैजान भी इस तरह से मेंटली तैयार हुआ है। सूरज जी बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है राजेश जी की जिस तरह से बात की जा रही कि वो बच्चों का या युवाओं का ब्रेन वॉश करने की फिराक में रहता था और युवाओं को भड़काता था, मुस्लिम युवाओं को खासतौर से वो निशाना बनाता था। और उसने बताया है कि वह मुस्लिम युवाओं को कश्मीर को भारत से अलग करने का तराना सुनाकर देश के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता था। वो ऐसा गाना गाता था, ऐसे गीत गाता था युवाओं को बीच में कि वो भारत को कश्मीर से अलग करना चाहता था। और जैसा कि वो गाता था और जो उसने एटीएस को बताया, जो बात उसमें सामने आई कि दिल्ली भी पाकिस्तान का, कश्मीर भी पाकिस्तान का, इस तरह के गीत वो गाया करता था और मुस्लिम युवाओं को भड़काया करता था। और ये जो पहले है मैं बताना चाहूंगा कि हदीस आइडियोलॉजी को ये फॉलो किया करता था, जो अहले हदीस आइडियोलॉजी है इसको फॉलो किया करता था, जबकि परिवार जो है वो हनफी विचारधारा को मानता था। तो लश्कर तैयबा का संस्थापक जो हाफिज मोहम्मद सईद भी अहले हदीस आइडियोलॉजी को मानता था, तो ये उसको फॉलो करता था। और मैं बताना चाहूंगा कि और भी बड़े खुलासे इसने किए हैं, क्योंकि जिस तरह से जब इसको गिरफ्तार किया गया, इसको कंजर मोहल्ले से गिरफ्तार किया गया है और ये जो कंजर मोहल्ला है खंडवा का सिमी का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर सिमी संगठन की सदस्यता का फॉर्म भी बरामद हुआ था इसके पास से और कई आतंकी संगठनों के साहित्य, 4 मोबाइल फोन, 1 पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस इसके पास से बरामद हुए थे। तो जो आपने आशंका जाहिर की है कि इसका भी ब्रेन वॉश किया गया होगा, क्योंकि जैसा मैंने उल्लेख किया इसका परिवार जो है वो हनफी विचारधारा का है, जबकि ये अहले हदीस आइडियोलॉजी को मानता है और हदीस चलिए सूरज जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और निश्चित तौर पर हमारे एडिटर सूरज पाठक जी जिस तरह से कह रहे थे जिन चीज़ों की जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से
फैज़ान ने अपने आप को तैयार किया, किस तरह से फैज़ान अन्य लोगों को तैयार कर रहा था, फैज़ान के किस तरह के कनेक्शन थे, शांति के टापू पर किस तरह से फैज़ान जहर घोलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि एटीएस लगातार इससे पूछताछ कर रही है। आज इसकी रिमांड पूरी हो रही है और एटीएस आज कोर्ट से अपील करेगी कि उसकी और वक्त दिया जाए, उसको और समय दिया जाए, जिससे फैज़ान जिस स्तर का आतंकी है, निडर है, बेखौफ है, उसको अपनी जान की परवाह नहीं है, जान की चिंता नहीं है और एटीएस भी जानना चाहती है कि आखिर इसके कौन आका हैं, कहां पर बैठे हैं जो इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त है। ब्लैक बॉक्स में बस इतना ही। देश न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।